माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज उनका 8वां कॉन्जिक्यूटिव बजट पेश किया। उनके लिए भी उनको अभिनंदन। ये एक तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। वित्त मंत्री जी ने 3 चीज़ों को एक तरह से बैलेंस किया। एक तो फिस्कल डेफिसिट जो उसको चेक में रखा है 4.4% पे अगले साल के लिए, वो बहुत सराहनीय है। उसके साथ ही उन्होंने जो मिडिल क्लास है उसको एक तरह से इनकम टैक्स में राहत दी है। अप टू 12.75 लाख रुपीस जो सैलरी क्लास है उसके लिए एक भी पैसे का टैक्स ना भरना पड़े, ऐसा प्रावधान किया। तो मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा कदम है कि जिससे वो पैसे लोगों के हाथ में आएंगे और उसका संचय भी कर सकते हैं और कंजम्पशन में भी जाएगा, जिससे दोनों तरफ से मार्केट में वो पैसा आने की उम्मीद है। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज इस साल 10.2 लाख करोड़ का स्पेंड है, उसके सामने अगले साल 11.2 लाख करोड़ का स्पेंड करने का उन्होंने एक तरह से प्रावधान किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये तीनों चीज़ जो है उसको अच्छे से बैलेंस किया गया है और इसलिए भारत का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा, उसके साथ कंपनियों की आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों के हाथ में जो पैसा आएंगे उनसे उनका कंजम्पशन होगा। निवेशकों को एक तरह से हाथ में पैसे आ रहे हैं जो इससे ज़्यादा निवेश कर पाएंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड है उससे सीमेंट स्टील बड़े कंपनियों को भी फायदा हुआ, जिससे वहाँ पर निवेश आने की संभावना है। और जो कंस्ट्रक्शन में लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं उनको तुरंत कंजम्पशन के लिए टीवी, फ्रिज आदि, टूथपेस्ट कई कंपनियों को जो कंजम्पशन की वजह से उनकी डिमांड बढ़ती है। वैसे ही हाथ में जब इनकम टैक्स कम होने से पैसे बढ़ता है तो उस समय भी लोगों के संचय भी कर सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो यही टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, ऐसी कई कंपनियों का जो है इनकम बढ़ने की संभावना है, जिससे स्टॉक मार्केट में आगे जाकर के बहुत फायदा होना है। मुझे लग रहा है कि कई जो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीचेस थी आदरणीय वित्त मंत्री जी की, जिसमें कई जो नंबर्स हैं उन्होंने बाद में दिए, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है 11.2 लाख करोड़, जो उन्होंने बजट स्पीच के दौरान नहीं बताया था, बाद में जो नंबर आया। तो ऐसी कई जो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके जैसे ही लोग बजट के प्रावधानों को डिटेल में पढ़ेंगे तब उनको पता चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल एक विकास लक्षी बजट है और कंजम्पशन ओरिएंटेड भी बजट है। तो ओवरऑल कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है, विकास भी होगा और उसके साथ ही जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल में रखेंगे। और सामने ही एक तरह से एक बड़ी जटिल जियोपॉलिटिकल परिस्थिति विश्व के सामने आ रही है, जहां पर कल ही रात को अमेरिका ने मैक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए हैं, जो आयात कर ज़्यादा लगाए हैं। और मुझे लग रहा है उसके ये जो विश्व में एक तरह से नई चीज़ें बन रही है, उसके अंदर भारत एक तरह से रॉक की तरह खड़ा है। और अगला जो 6.4% से 6.8% का जो अगले साल का जो ग्रोथ बताया गया, मुझे लग रहा है कि हम उसको भी आगे जाकर पार करने की उम्मीद रखते हैं। जो निर्यात के लिए जो बातचीत चल रही है उसमें उन्होंने भारत नेट करके एक नया फ्रेमवर्क, जिससे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है एक्सपोर्टिंग कंपनियों का, उनको एक तरह से आसान करने के लिए एक नई सिस्टम की रचना का ऐलान किया है, जो आगे जाकर के आसानी से निर्यात भी कर पाएंगे, आयात भी कर पाएंगे। तो वो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होते हैं, आयात निर्यात, वो दोनों आसानी से कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, कई टैरिफ्स को एक तरह से जब हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वाइड बनना है और जहाँ पर कई जो विदेश खास करके डेवलप कंट्रीज अब इनवर्ड लुकिंग बन रहे हैं, तो उसके सामने हमें कॉम्पिटिटिव बनने की आवश्यकता है हमारा माल निर्यात करने के लिए। इसलिए एक तरह से कंसोलिडेशन और रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ्स बहुत ज़रूरी था और एक तरह से ये अच्छा कदम माना चाहिए कि जिससे जो डॉक्यूमेंटेशन भी कम होता है और टैरिफ भी कम होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो निर्यात है वो भी कॉम्पिटिटिव बन के आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बाहर बेच पाएंगे। मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में, और ये 11वां साल है जब मेरी सरकार ने कई योजनाओं जो युवा के लिए और नारियों के लिए और ऐसे कई स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए उन्होंने लाए हैं। इस बार भी उन्होंने अच्छी लोन्स देने की बात करी है युवा और
नारी शक्ति के लिए, जो नए बिजनेसेस चालू करने के लिए, MSME के लिए भी उन्होंने अप टू 20 करोड़ लोन्स की बात करी। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये बजट विकास लक्ष्य भी है और एक स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए भी अलग अलग प्रावधान लेकर के आया हुआ है। किसान के लिए सबसे ज़्यादा जब डेट लेने की जरूरत पड़ती है, ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, जब उनको खाद लेना पड़ता है या तो बीज लेने पड़ते हैं, तो उस समय उनको प्राइवेट लेंडर्स पे ज़्यादा एक तरह से निर्भर रहना पड़ता है। अब ये 3 लाख से जब 5 लाख का अमाउंट बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि उनको प्राइवेट लेंडर्स पे जाकर के बोरो नहीं करना पड़ेगा, ऋण नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है एक तरह से उनका जो जीवन है वो आसान बनेगा और सरकार को भी पता रहेगा कि कौन सा किसान किस तरह से डिफिकल्टीज में है कि नहीं, और उसके लिए कोई आगे जाकर भी कोई उनको एक लाभ देने की बात है वो कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को राहत दिलाना, बहुत ऋण दिलाना बहुत अच्छी बात है। जैसे विकसित भारत के लिए बिहार और यूपी दोनों बहुत उनका विकास होना जरूरी है और आई थिंक टूरिज्म के क्षेत्र में या यातायात के क्षेत्र में जो बिहार को इस बार एक गति मिली है वो काफ़ी सराहनीय है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप में बिहार काफ़ी पिछड़ा रहा और कई आए दिन न्यूज़ आते थे कि जो ब्रिजेस वगैरह भी टूट सकते थे। तो ये जो नई फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली बिहार के लिए बनाई गई है बजट के अंदर, ऑल्दो मैं नहीं कहूँगा कि ये बिहार का पैकेज है, लेकिन एक तरह से बिहार को ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है, तो वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि अब यूपी एक तरह से अपना अच्छा तेज गति से चल रहा है और अब बिहार को भी सामान्य गति से जो देश के दूसरे राज्य जिस गति से ग्रोथ कर रहे हैं उससे ज़्यादा गति से बिहार को आज ग्रो करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी कार्य करना पड़े स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो करना ही चाहिए और मुझे लग रहा है इस बजट में उसका प्रावधान किया है। जैसे 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट है तो हर महीने 4,000 रुपया सीनियर सिटीजन के अकाउंट में जल्दी ज़्यादा आता है, तो जो दवाई या सपोर्ट का खर्चा जो सीनियर सिटीजन को लगता है वो एक तरह से उनको उसमें सहायता मिलती है। तो और हर एक, जैसे हम विश्व के सबसे युवा देश भी है, लेकिन विश्व के सबसे ज़्यादा बड़े देश भी है जिसमें वृद्धों की संख्या भी बढ़ रही है, तो उनके लिए भी सोचने का समय आ गया है। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके ऐसी पॉलिसीज जो एक तरह से ओल्ड एज में आपके हाथ में ज़्यादा पैसा देती है, तो वो जो है वो सराहनीय है, क्योंकि उनके लिए एक तरह से वो सहारा बनती है दवाई या बाकी जो ट्रीटमेंट या कोई और चीज़ों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सभी चीज़ें सरकार को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। मेरे हिसाब से जो ओवरऑल हम जो बात करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए, तब जा करके ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लोगों की बढ़ेगी। तो ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है और उसके साथ ही ये बजट में मध्यम वर्ग को हाथ में ज़्यादा पैसा भी दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो बजट को जो करना चाहिए उससे बेहतर इस बजट में किया, इसलिए मैं उसको 10 में से 10 अंक दूंगा। मेरे हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट था उसका ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं एक्शन लेवल, जिससे सरकार की जो आमदनी है और उसके सामने उसके जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में रहे। तो ये बजट ने अच्छे से उसको कंट्रोल किया है और साथ ही में इनकम टैक्स में भी छूट दी है, वो बहुत बड़ी बात है जो हमने नहीं सोचा। 12,75,000 तक जो है उस तक आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से बहुत सराहनीय है और ऑफकोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है उसका मोमेंटम जारी रहना चाहिए और ये सरकार और ये बजट में उसको भी जारी रखने की बात कही है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल